हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक समझा जाता है टेंसर्स। तो सबसे पहले टेंसर्स की मैं फील दूंगा आपके लिए कि व्हाट इज़ अ टेंसर। तो टेंसर है क्या, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आपके लिए, और ये फीलिंग अंदर जाने के बाद ही जो है वो आपको क्या आ जाएगा कि एक्चुअल मीनिंग जब समझ में आ जाएगा तो आप टेंसर्स की से कंसर्निंग सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए सॉर्ट आउट करने के लिए क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले टेंसर है क्या। तो टेंसर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि टेंसर की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले जब स्टार्टिंग में जो है वो सिर्फ रियल नंबर्स की जानकारी थी लोगों के लिए, उसके बाद होल नंबर्स की जानकारी हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, जब होल नंबर और रियल नंबर इसकी आपको नेचुरल नंबर्स की जानकारी हो गई तो ज़रूरत महसूस हुई कि इंटीजर्स, तो नेगेटिव इंटीजर्स की भी आवश्यकता महसूस हुई। तो नेगेटिव इंटीजर्स की डिस्कवरी हुई, फिर रेशनल नंबर्स की भी। इसके बाद जो है वो जैसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में किसी नंबर के लिए लिखते तो वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस तरीके से भी एक जो है वो कोई फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी क्या करा गया, ज़रूरत महसूस हुई कुछ फ्रैक्शनल चीज़ को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। उसके बाद रियल नंबर आया, तो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया गया, एक जो है वो लाइन पर रियल नंबर के लिए रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो जैसे रियल नंबर को 0, पहले इसे 1 2 3 -1 -2 -3, ये मैं आपको इंटीजर्स रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ। तो देखो 0 और 1 के बीच में इन्फिनेटली मैनी नंबर्स होंगे, तो जिनको क्या करा जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये रियल एक्सिस कहलाइए आपके पास में, रियल एक्सिस। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स कि सबसे पहले रियल नंबर्स की स्टडी करने के लिए जो है वो मैथ की एक ब्रांच रियल एनालिसिस की खोज हुई और उसकी ज़रूरत महसूस हुई। तो रियल एनालिसिस में क्या करा गया, रियल एक्सिस पर जो है वो जो भी नंबर्स रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है उनसे कंसर्निंग जितने भी ऑपरेशंस हो सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन्स, उनसे कंसर्निंग स्टडी के लिए रियल एनालिसिस की क्या हुई, डिस्कवरी हुई, रियल एनालिसिस बना। रियल एनालिसिस के बाद तो रियल एनालिसिस स्टूडेंट्स क्या करता है, एक लाइन पे जो है स्टडी करता है। अब हमारे पास में रियल नंबर के बाद में जो है वो आवश्यकता हुई प्लेन की स्टडी की। तो प्लेन की स्टडी के लिए स्टूडेंट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है की डिस्कवरी हुई। और कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से जो है वो, जैसे मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट्स z = 3 + 2 आयोटा ले लिया। ये आयोटा आप जानते होंगे, इसकी वैल्यू √(-1) होती है। तो इसके लिए रिप्रेजेंट करने के लिए आर्गेंट प्लेन जो है वो ड्रॉ किया गया और इस एक्सिस को रियल एक्सिस बोला, रियल एक्सिस, और इस एक्सिस को स्टूडेंट्स इमेजिनरी एक्सिस बोला गया, इमेजिनरी एक्सिस। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्सिस की स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी, एक्सिस बोला गया। तो देखिए 3 रियल पार्ट है इसका और जो इमेजिनरी पार्ट है वो 2 है। तो 1 2 3 रियल एक्सिस पर 3 पॉइंट्स मूव कर गए और 2 स्टेप्स 1 2 स्टेप्स क्या मूव किया हमने
जो है वो इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल मूव किया। तो हमारे पास में ये सपोज कीजिएगा कोई पॉइंट मिला P, तो इसके लिए पॉइंट के लिए किस तरीके से 3 + 2i। तो देखें स्टूडेंट्स, ये देख रहे होंगे कि आप रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उस प्लेन में ये पॉइंट बिलोंग कर रहा है। तो ये पॉइंट किस में लाई कर रहा है? एक प्लेन में। अगर मैं इसके लिए एक्स एक्सिस ही बोलूँ और इसे वाई एक्सिस बोलूँ तो ये बोल सकता हूँ कि मैं ये एक्स वाई प्लेन में क्या कर रहा है, ये लाई कर रहा है। तो एक्स वाई प्लेन में ये क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। अब देखें स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हम जो है तो फिर कम्प्लेक्स नंबर की जो है वो ऑपरेशंस पर बात हुई। कम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशंस की मतलब मॉडुलस ऑफ निकाला गया इसका 3² + 2² = 9 + 4 = √13। ये √13 इस की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। √13 आ गया हमारे पास में। फिर दो कम्प्लेक्स नंबर के एडिशंस की आवश्यकता हुई। दो कम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्शन किस तरीके से किया जाएगा, दो कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाएगा, दो कम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे किया जाएगा, ये मैंने वीडियो आपकी 11th क्लास की मेरी प्ले लिस्ट में जाकर के कम्प्लेक्स नंबर की वीडियो में आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, मैंने बना रखी है उसमें कि कम्प्लेक्स नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर कम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करेंगे तो वो भी हमारे पास में क्या आएगा, जो है वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो वो भी एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए यहाँ पर हम ये जो है वो कम्प्लेक्स नंबर का जो फिनोमेना है वो आपके लिए क्या करता है, दोनों रिक्वायरमेंट्स को आपकी कंप्लीट करता है, फुलफिल करता है। जैसे किन किन रिक्वायरमेंट्स के लिए फुलफिल कर रहा है, जैसे अगर सपोज कीजिएगा कोई कम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार से है z = 3 + 0i, इस प्रकार से है। तो स्टूडेंट्स देखें, इस पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट भी इस तरीके से लिख सकता हूँ 3,2, इसे कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुए, z = 3,0। तो 3,0 स्टूडेंट्स कहाँ लाई करेगा, देखें 1 2 3 इस पॉइंट पे लाई करेगा। तो जब इस पॉइंट पे लाई करेगा तो स्टूडेंट्स देखें ये जो 1 डायमेंशनल को भी क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। और अगर मैं स्टूडेंट्स देखें कि इसको इस तरीके से भी z = मैं 0 + 2i करके ले लूँ, तो ये इसके कोऑर्डिनेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, 0,2। तो ये पॉइंट मेरे को मिला 0.2। तो ये 1 डायमेंशनल की कंडीशंस को भी फुलफिल कर रहा है, ये 1 डायमेंशनल की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, और ये प्लेन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करा जा सकता है, यूज किया जा सकता है। तो कम्प्लेक्स नंबर को आप देख रहे होंगे कि कम्प्लेक्स नंबर जो है वो 1 डायमेंशनल चीज़ों के लिए भी रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जा सकता है। देखो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 डायमेंशनल चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया, और ये जो है वो बाई एक्सिस के अलॉन्ग। और ये जो 3 जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों कंटेन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक एक्स वाई प्लेन के लिए क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स देखिए, तो इतनी चीज़ को कैसे करके रिप्रेजेंट करें। देखिए ये मैंने 3,2 पॉइंट्स को करके जो है वो लिख दिया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसके लिए, P = P3,2। ये टेंसर की लैंग्वेज में स्टूडेंट्स क्या करा जाता है, लिखा जाता है। इस P पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए P = P(3,2) रिप्रेजेंट किया जाएगा टेंसर में। अब देखें स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास में जो है वो प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए कम्प्लेक्स नंबर। अब प्लेन के बाद स्पेस को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, स्पेस में रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो वेक्टर, सबसे पहले वेक्टर्स आया। तो देखें स्टूडेंट्स, वेक्टर में हमने क्या करा, 3 डायमेंशनल
एक्सिस ले लिए, एक्स वाई जेड एक्सिस ले लिए। अब स्टूडेंट्स एक पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, और इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बोल दिए। क्या बोल दिए? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये ओरिजिन है। तो स्टूडेंट्स देखें, इसे मैं आर वेक्टर बोल दूं कि ये ओपी वेक्टर जो है वो आर वेक्टर है। तो देखें, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी को कैसे डिनोट करा गया? ओपी वेक्टर से डिनोट किया गया, और ओपी वेक्टर को ही स्टूडेंट्स आर वेक्टर बोला गया। तो जैसा आप लोग जानते हैं सब लोग कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैरेट, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैरेट, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के कैरेट ले लिया गया। तो एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर भी आप लोग जानते होंगे, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। तो मैग्नीट्यूड आई कैरेट का 1, जे कैरेट का मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा, और के कैरेट का मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा। तो ये यूनिट वेक्टर्स ले लिए गए। तो स्टूडेंट्स इस आर वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए? तो आर वेक्टर स्टूडेंट्स कैसे रिप्रेजेंट किया गया? एक्स आई कैरेट प्लस वाई जे कैरेट प्लस जेड के कैरेट। तो यहाँ देखें स्टूडेंट्स, ये जो आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैरेट प्लस वाई जे कैरेट प्लस जेड के कैरेट लिखा गया। तो जेड के कैरेट के केस में अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास में 3 डायमेंशनल जो है वो क्या हो गया? वेक्टर हो गया। इस वेक्टर को हमने 3 डायमेंशन की हेल्प से रिप्रेजेंट किया है। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को मैं यहाँ पर कोई अगर वैल्यू दे दूँ एक्स की, वाई की और जेड की, तो ये मैंने वैल्यूज दे दी। इसका मैं भी मीनिंग बताऊंगा। तो ये आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया? आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैरेट प्लस 3j कैरेट प्लस 5k कैरेट, ये स्टूडेंट्स हो गया। तो ये देखें 3 डायमेंशनल है, और ये तीनों डायमेंशन जो है वो कैसी हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर के केस में स्टूडेंट्स देखें, मैं आपको एक मीनिंग समझाता हूँ आपको। ये आपके पास में कि देखिए, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर इसके, ये परपेंडिकुलर इसके, और ये परपेंडिकुलर इसके। तो जो ये है आपको क्या दिखाएंगे? मैंने आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस दिखा दी है स्टूडेंट्स। अब क्या करूं? मैं एक पॉइंट कंसीडर करूं। जैसे देखो, मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। ये स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स 2, 3, 5 हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको एक्स एक्सिस लिया, इसे वाई एक्सिस लिया, इसे जेड एक्सिस लिया। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, तो इनके लिए ऑर्थोगोनल एक्सिस भी बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, 2 मीन्स 2 स्टेप जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करा, 2 स्टेप एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करें। तो देखो, 2 स्टेप एक्स एक्सिस के पैरेलल, सपोज करिएगा मैंने यहाँ पर 1 स्टेप 2 स्टेप ऐसे करके मार्क कर दिया, 3 स्टेप 1 सेंटीमीटर की मैंने या 1 इंच की जो है वो मार्क कर दिए। तो मैंने कहा 1 स्टेप 2 स्टेप, यहाँ आ गया 2 स्टेप मूव करके। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? 3 में मैं क्या करूँगा? 3 स्टेप्स बाई एक्सिस के पैरेलल जाऊँगा, 3 स्टेप बाई एक्सिस के पैरेलल। तो देखो, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, यहाँ आ गया। तो इसके बाद क्या है? 5 स्टेप किस एक्सिस के पैरेलल जाऊँगा? जेड एक्सिस के पैरेलल। 1 2 3 4 5, यहाँ पहुँच गया। तो ये पोजीशन क्या हो रही है? रिप्रेजेंट की जा रही है इस पॉइंट के द्वारा 2, 3, 5। तो इसको अगर मैं ओरिजिन से मिला दूँ तो जो वेक्टर मुझे मिलेगा वो वेक्टर मेरा 3 डायमेंशनल हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 डायमेंशन से ही लिए हैं। तो ये 3 डायमेंशनल क्या हो रहा? ऑर्थोगोनल जो एक्सिस हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या करा? इसके लिए यूज किया। तो यहाँ स्टूडेंट्स मैंने क्या करा? इस आर वेक्टर को
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैरेट ले लिया, यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैरेट ले लिया और जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैरेट ले लिया। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट इस तरीके से कर दिया गया। अब स्टूडेंट्स देखें, इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो 2, 3, 5 है। तो मैं आर टेंसर की फॉर्म में इसे ऐसे करके रिप्रेजेंट किया जाता है, आर 2, 3, 5। मतलब आर इक्वल टू ही आर 2, 3, 5। मतलब आर जो है कोई किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जिनकी वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 3 और जेड कोऑर्डिनेट 5 है। तो स्टूडेंट्स आर वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो देखिए अब मैं जो है वो ये मैंने क्या करा, 3 डायमेंशनल वेक्टर को रिप्रेजेंट किया। अब यही ये डायरेक्शंस तो ऑर्थोगोनली जो डायरेक्शंस ली गई वो भी तो हमारे द्वारा ही ली गई। अब इन डायरेक्शंस को हम कितने भी मल्टी डायमेंशनल इसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं मल्टी डायमेंशनल जो है वो क्या कर सकता हूँ, इस स्पेस को मैंने 3 डायमेंशन में डिवाइड किया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर थी। अब मैं इसके लिए ऐसे करके ना डिवाइड करके, अब देखिए जैसे अब मैं इसे n डायमेंशनल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो n डायमेंशनल की तो n की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू तो होगी, तो n की पर्टिकुलर वैल्यू मैं सपोज कीजिएगा 5 ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? 5। अब मैं 5 में आपको ये वेक्टर कहाँ पहुँच जाएगा, कोई पॉइंट कोई मूव करते करते किस जगह पोजीशन पर पहुँचेगा वो देखिएगा। मैंने जो है वो जब 5 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ तो देखें ये चीज़ जो मैं स्टूडेंट्स बताने जा रहा हूँ वो आपको कोई बुक नहीं बताएगी और टीचर्स भी एक्सप्लेन नहीं करते हैं इस चीज़ के लिए। तो प्लीज़ जो है वो इस चीज़ के लिए देखिए और समझिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा अगर मेरे लिए कोई वो दिक्कत हो रही है। मैंने इस देखिए 3 डायमेंशनल स्पेस को जब ऑर्थोगोनली डिवाइड किया गया तो मैंने ये लिया एक्स एक्सिस, ऐसे ले लीजिएगा एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, जेड एक्सिस, जेड डैश एक्सिस, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया 3 डायमेंशनल को। ये तो रिप्रेजेंट कर दिया। ये ऑर्थोगोनली कैसी हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। ये इसके परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस वाई के परपेंडिकुलर, एक्स जेड के परपेंडिकुलर और जेड जो है वो वाई के भी परपेंडिकुलर। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है तो ऑर्थोगोनल एक्सिस बोला गया, परपेंडिकुलर एक्सिस बोला गया। ऑर्थोगोनल मीन्स ही परपेंडिकुलर होता है। अब मैं जो है तो यहाँ मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करा, जैसे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे 2, 3, 5, 2, 3, 5 ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे तो उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करा, मैंने एक्स सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करा 2 स्टेप्स, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल मूव करा 3 स्टेप्स, फिर जेड एक्सिस के पैरेलल मूव करा कितने 5 स्टेप्स। और जिस पॉइंट पर पहुंच गया वो पोजीशन हो गई इन डायरेक्शंस के रेस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट्स अब मैं इसी के लिए 4 डायमेंशनल बना करके दिखा रहा हूँ आपको। सपोज कीजिएगा मैंने ये पेन ले लेता हूँ, देखें ये मैं आपको इसको 5 डायमेंशनल बना दे रहा हूँ। ये मैंने बना दिया 5 डायमेंशनल पूरे स्पेस को। इस तरीके से मैंने अपनी तरीके से अपने जैसी इच्छा हुई मैंने स्पेस को उस तरीके से क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया।
ये डिवाइड कर लिया स्पेस को, पूरे स्पेस को मैंने इस तरीके से डिवाइड कर लिया। अब स्टूडेंट्स देखें, मैंने इसे x1 एक्सिस बोल दिया, इसे x2 एक्सिस बोल दिया, इसे x3 एक्सिस बोल दिया, इसे x4 एक्सिस बोल दिया, इसे x5 एक्सिस बोल दिया। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, 5 डायमेंशनल बना करके दिखा रहा हूँ आपके लिए। अब 5 डायमेंशनल के केस में सपोज कीजिएगा कोऑर्डिनेट हैं 1 2 4, एक ज़्यादा हो गई, ये ले लिया। ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, x1 के अलोंग, ये x1 सब स्क्रिप्ट में ले रहा हूँ, x2 के अलोंग, x3 के अलोंग, x4 के अलोंग और x5 के अलोंग। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये जो है गिर गया, मैं उठा लेता हूँ और पूरी फील आएगी आपको, आप चिंता ना कीजिएगा। देखें ये स्टूडेंट्स, ये स्पेस मैंने इस तरीके से डिवाइड कर लिया पूरा अपने तरीके से। अरे क्यों गिर रहा है भाई। देखें स्टूडेंट्स, अब मैं इसे नाम दे दिया मैंने x1, ये इसे नाम दे दिया x2 और इसे x3 और इस x4 नाम दिया इसे और x5 नाम दिया इसे। अब देखें ये 2 स्टेप, x1 के अलोंग 2 स्टेप मूव करेगा, 1 स्टेप 2 स्टेप मूव कर गया x1 के अलोंग। और अब स्टूडेंट से देखें x2 मैंने इसे नाम दिया गया, तो 2 स्टेप x2 के अलोंग मूव करेगा पैरेलल। देखें 1 स्टेप और 2 स्टेप पैरेलल मूव करके यहाँ आ गया। अब x3 मैंने नाम दिया इसके लिए और x3 के कोऑर्डिनेट है 5, तो 5 स्टेप। देखें 1 स्टेप 2 स्टेप कैसे चलेंगे स्टूडेंट, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल। तो कहाँ पॉइंट पर आए, देखिए 2 स्टेप मूव करके इस पॉइंट पर आए और 3 स्टेप्स मूव करके हम किस पे, देखिए 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप इसके पैरेलल यहाँ आ गए। अब हमें क्या करना है, इसके पैरेलल मूव करना है 5 स्टेप। तो देखें स्टूडेंट 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप यहाँ आ गए। अब हमें 1 स्टेप मूव करना है x4 के अलोंग। देखें x4 के अलोंग मूव करना है, तो 1 स्टेप x4 के पैरेलल, x4 कौन सा है, ये इस पॉइंट पर थे, x4 के पैरेलल 1 स्टेप मूव कर गए, पैरेलल चले मूव करे 1 स्टेप। और फिर हमारे लिए इस पॉइंट पर पहुंच गए। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद हमें कितना 2 स्टेप x5 के पैरेलल, तो इस पॉइंट पर है 2 स्टेप इसके पैरेलल, तो देखें ऐसे पैरेलल जाएंगे 1 2 स्टेप और ये हमारी पोजीशन हो गई क्या, इन 5 एक्सिस के अलोंग इस वेक्टर की। तो यहाँ पॉइंट पहुँच गया P। इस पॉइंट P को मैं अगर ओरिजिन से मिला दूँ तो ये जो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है OP वेक्टर के लिए ये वेक्टर 5 डायमेंशनल हो गया। इसी प्रकार से अब स्टूडेंट्स हम कितनी भी डायमेंशन ले लें, हमने एक डायमेंशन ये ले ली, एक डायमेंशन ये ले ली, एक डायमेंशन ये ले ली, बस पॉइंट को क्या करिएगा, उन एक्सिस के अलोंग जितने भी डायमेंशनल है उनके अलोंग क्या पैरेलल, अलोंग मीन्स पैरेलल क्या करते जाइएगा, मूव करते जाइएगा जितने भी स्टेप्स मूव करना है। तो स्टूडेंट्स जैसे देखिएगा, तो इस P पॉइंट के, ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट्स। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दें, P इज इक्वल टू, ऐसे करके रिप्रेजेंट किया जाता, P इक्वल टू P x1 x2 x3 x4 x5। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से बच्चे ये पूरे टेंसर स्टडी कर लेते हैं, उनके लिए यही नहीं पता चलता कि हम n डायमेंशनल कैसे मेंशन कर सकते हैं और n डायमेंशनल कंसीडर करके हम किस प्रकार से
कहाँ पर पहुँच गए, किस पॉइंट पर पहुँच गए, तो वो मैंने स्टूडेंट्स आपके लिए 5 डायमेंशन, ऐसे ही आप कितनी भी डायमेंशन ले लीजिएगा, ये 6 कर ली, ये 7 कर ली, ये 8 कर ली n डायमेंशन में, और वो क्या करते जाइएगा, पैरेलल उनके मूव करते चले जाइएगा। और आप क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब पहुँचेंगे तो ओरिजिन से उसके अलोंग जो वेक्टर होगा, दैट वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड इन द n डायमेंशन। तो देखिए, तो हम स्टूडेंट्स इस प्रकार से क्या कर दिएगा, इस P पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो देखें, अब मैं आपके लिए जो है वो इसके लिए n डायमेंशन में क्या करके दिखा रहा हूँ, तो किसी वेक्टर के लिए n डायमेंशन में कैसे करके रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो जैसे मैं r वेक्टर को ही x1, x2, x3 अप टू xn, तो मैंने n डायमेंशनल स्पेस ले लिया। तो n डायमेंशनल स्पेस में मैंने क्या कर दिया, अब देखिए जैसे हम 2 डायमेंशनल ले रहे थे, तो एक चीज़ देखिएगा, 2 डायमेंशनल के लिए x y z, ये एक्सिस थे, x एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यू, y एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यू, z एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यू। अब हमारे पास में लेटर्स तो 26 है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट, तो हम क्या कर सकते थे, a एक्सिस, b एक्सिस, c एक्सिस, z एक्सिस, d एक्सिस, e एक्सिस, इस प्रकार से 26 एक्सिस ले सकते थे। और 26 एक्सिस के बाद और एक्सिस हम n डायमेंशनल बनाने के लिए, n डायमेंशनल का मतलब n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, n की वैल्यू 100 भी हो सकती है, n की वैल्यू 200 भी हो सकती है, n की वैल्यू 2000 भी हो सकती है, n की वैल्यू 10 लाख भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो उसको कैसे करके रिप्रेजेंट करें, तो क्या कर दिया गया, उसके लिए इस तरीके से, अगर मैं क्या करूँ, 1 2, ये पावर नहीं है स्टूडेंट्स, 2 3 पावर नहीं है, ये क्या है, सुपर स्क्रिप्ट यूज की गई हैं। 1 2 3 क्या है यहाँ पर, 1 2 3 अप टू n, ये क्या है, आर सुपर स्क्रिप्ट हैं ये स्टूडेंट्स, ये पावर को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो ये टेंसर के केस में क्या कर रहा है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आर वेक्टर फिर से मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, जैसे 2i कैरेट प्लस 3j कैरेट प्लस 5k कैरेट एक वेक्टर है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है 2 3 5। तो टेंसर में इसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है r इक्वल टू r 2 3 5। तो ये r इन जनरल अगर लिखें तो x y z, ये x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, ये y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, ये z एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट। तो हम यहाँ पर हमने क्या लिए हैं, n डायमेंशनल स्पेस लिया है। तो x1 x2 x3 अप टू xn हमारे पास में n एक्सिस हो गए। तो ये स्टूडेंट्स किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, n एक्सिस के लिए। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर टेंसर में की फॉर्म में इसके लिए कैसे करके लिखा जाता है, टेंसर में इसको कैसे करके रिप्रेजेंट करा जाएगा, ये इसको बड़ा शॉर्ट में करके टेंसर में लिख दिया जाता है, r इक्वल टू r एक्स आई। इस तरीके से टेंसर में क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है, वेयर i 1 2 3 अप टू n तक वैल्यू ले सकता है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो उतना डायमेंशनल स्पेस को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया गया। तो आपके मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और देखें स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसी में ही कुछ जो है, तो ये स्टूडेंट्स देखें, मैंने आर वेक्टर को r इक्वल टू r x1 x2 करके जो दिखाया सुपर स्क्रिप्ट का यूज करके, इसे सब स्क्रिप्ट का भी यूज करके शो किया जा सकता था। x1 x2 x3 अप टू xn, ये यहाँ पर
1 2 3 अप टू n तक क्या है, आर सब स्क्रिप्ट। ये सब स्क्रिप्ट है, वो पीछे वाली सुपर स्क्रिप्ट थी सब स्क्रिप्ट। तो ये सुपर स्क्रिप्ट है स्टूडेंट्स, और ये सब स्क्रिप्ट है। तो ये भी 1 की वैल्यू, और इसे भी कैसे करके लिखा जा सकता है, आर इक्वल टू आर, देखिए एक्स आई। तो यहाँ पर मैंने आई को कहाँ पर यूज कर लिया गया, सुपर सब स्क्रिप्ट में यूज कर लिया गया। और आई की वैल्यू क्या, कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 अप टू n तक है आई की वैल्यू। अब स्टूडेंट से देखते हैं थोड़ा सा, देखिए किस तरीके से टेंसर में किसी पॉइंट को, जैसे सपोज कीजिएगा स्टूडेंट्स, कोई पॉइंट है x 1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो u1 u2 u3 अप टू un कंपोनेंट्स पर क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, ये u1 एक्सिस हो गई, ये u2 एक्सिस हो गई, यहाँ पर अब एक्सिस को ये एज्यूम कर लिया गया। अब स्टूडेंट से देखें, x2 कोई पॉइंट है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x2 से ही रिप्रेजेंट करेंगे। और वो किन कंपोनेंट्स पर डिपेंड कर रहा है, इन्हीं कंपोनेंट्स पर डिपेंड कर रहा है। मीन्स इन्हीं एक्सिस के अलोंग क्या करेगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मूव करेंगे। x3 ले लेता हूँ मैं, तो x3 u1 u2 u3 डॉट 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 un। अब देखें स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से जो है वो मैं कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट को क्या रिप्रेजेंट करूँगा, इस तरीके से u1 u2 मीन्स इन्हीं एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, वो पॉइंट भी मूव करके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचेगा। तो स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर आपके लिए ये दिखा रहा हूँ कि इसे टेंसर नोटेशन से कैसे करके लिख देंगे, टेंसर की फॉर्म में कैसे करके लिख दिया जाएगा। तो टेंसर देखें x1, तो यहाँ स्टूडेंट से लिखा जा सकता है x1 इज इक्वल टू x1 ui, और i की वैल्यू स्टूडेंट्स कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के n तक है। ये रिप्रेजेंट कर दिया इसके लिए। तो कंफ्यूज ना होइएगा, ये सिर्फ क्या कर रहा है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जैसे कोई पॉइंट है, x1 नाम दिया गया, इसके कोऑर्डिनेट हैं ये u1 u2 अप टू un। इस तरीके से ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये टेंसर में वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है कि x1 इक्वल टू x1 ऑफ ui। इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे स्टूडेंट्स, देखिए x2 इक्वल टू x2 ui। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये कोई पॉइंट जो है वो थर्ड पॉइंट है x3 u1 u2, सॉरी इसे भी किसे ui से रिप्रेजेंट कर देंगे। और इसके लिए xn इज इक्वल टू xn ui। तो स्टूडेंट्स देखें, तो इन्हें सबको किस प्रकार से जो है वो एक अलग फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो देखें मैंने क्या लिख सकता हूँ, xi इक्वल टू xi ui। तो ये मैंने टेंसर की फॉर्म में लिख दिया। ये देखो, ये चीज़ अगर कंफ्यूज कर रही है तो देखो, कहीं ith पॉइंट होगा, उसके कोऑर्डिनेट को xi से डिनोट करेंगे, और कैसे डिनोट किए जाएंगे xi, और वो भी कंपोनेंट होंगे
उसके भी कंपोनेंट U1 U2 U3 अप टू UN तक होंगे, तो उसे भी इस तरीके से। तो ये क्या कर दिया गया, टेंसर नोटेशन में क्या कर दिया गया, रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ ये आपके किस प्रकार से टेंसर में शो करके दिखाते हैं वो समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए देखिएगा, और बहुत थोड़ी सी जो है वो, तो एन डायमेंशनल से आप कंफ्यूज ना होइएगा। एन डायमेंशनल ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही क्रिएट किया गया, स्पेस में ही एन डायमेंशंस क्या कर दिए गए, क्रिएट कर दिए गए। तो उसको क्या कर दिया गया, डिफ़िकल्ट बना दिया गया और थोड़ा सा। तो कंफ्यूज ना हो करके बस इस तरीके से जैसे मैंने समझाया उसे एन डायमेंशनल स्पेस को समझ लीजिएगा। तो अगर स्टूडेंट्स मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ के लिए लाइक कीजिएगा। अगर लाइक आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ में आपको समझाने के लिए, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, ताकि और स्टूडेंट्स भी क्या कर सकें, लाभ उठा सकें इसका। और स्टूडेंट्स एक बात ये देखिएगा कि मेरे को कमेंट्स द्वारा ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा कि सर क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स, आप क्या चाहते हैं, क्या चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है, तो उसी चीज़ पर क्या कर सकूँ मैं, वीडियो बना सकूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके।